नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं नवल बायोलॉजी क्लासेस में। नवल बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का जो टॉपिक है लैब असिस्टेंट के अंदर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, मानव में उत्सर्जन। बेटा यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है उत्सर्जी पदार्थ कि कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं जिनका उत्सर्जन ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है एज ए वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में, नाइट्रोजन वेस्ट। देन उसमें दिया हुआ है नेफ्रॉन की संरचना और नेफ्रॉन की कार्य की। नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है और किस तरह से ये काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पार्ट 1 और चलते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है अपना कौन सा, मैं एक बार फिर बता दूं आप लोगों को, यहाँ दिया हुआ है उत्सर्जी पदार्थ कि क्या उत्सर्जी पदार्थ है। देन इसके बाद में दिया हुआ है वृक्क की संरचना कि वृक्क की संरचना क्या होती है, देन इसकी कार्य की। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते हैं पहले तो, शरीर से उन पदार्थों को मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद हैं। उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं उनको निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए वह प्रक्रिया जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लवण, अत्यधिक जल आदि के निष्कासन से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल देखो, अमोनोटैलिज्म किसके बेसिस पर, अमोनिया के बेसिस पर। यदि अमोनिया को रिलीज करते हैं तो उसे अमोनोटैलिज्म बोलते हैं। यूरिया को रिलीज करते हैं तो उसे यूरियोटैलिक बोलते हैं। यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं तो उसे बोलते हैं यूरिकोटैलिक। अब जो पानी में रहते हैं वो नॉर्मली हमेशा क्या होते हैं, अमाइनोटैलिक होते हैं। चलिए भाई, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, अमाइनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड होता है। जल की आवश्यकता इसमें काफी ज्यादा होती है, किसमें, अमोनिया को रिलीज करने के लिए। देन अमोनिया से कम जल की आवश्यकता किसको है, यूरिया को, और सबसे कम किसको है, यूरिक एसिड को। उत्सर्जन का तरीका शरीर की सतह पर विसरण के द्वारा, क्लोम सतह के द्वारा, जैसे कि अमोनिया आयन के रूप में। यकृत में उपापचय के दौरान उत्पन्न अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। किसके दौरान बेटा, यकृत में मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के दौरान जो अमोनिया है तो यहाँ पर किस में बदल जाएगी, यूरिया में बदल जाती है और रक्त में छोड़ दी जाती है, जिसे वृक्क के द्वारा छानकर उत्सर्जित किया जाता है। मल के साथ लई के पेस्ट के रूप में, गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में निकाली जाती है। विषैलापन सबसे ज्यादा विषैली टॉक्सिक कौन सी होती है, अमोनिया। अमोनिया से कम होता है यूरियोटैलिक या यूरिया। सबसे कम होता है कौन, यूरिक एसिड। उदाहरण जैसे कि कई अस्थिल मछलियां, ये जलीय कीट या जलीय उभयचर जो भी एक्वेटिक होंगे वो तो ये करेंगे। यूरियोटैलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं स्पेशली स्तनधारी समुद्री मछलियां व उभयचर मेंढक। अब यूरिकोटैलिक कौन होते हैं, जो पानी की क्या आवश्यकता है, सबसे कम आवश्यकता होती है, पक्षी, कीट, स्थलीय घोंघा, कई व सरीसृप। तो यहाँ पर ये याद रखना है कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से नाइट्रोजन अपशिष्ट को उत्सर्जित कर रहा है। देन जंतुओं के उत्सर्जी अंग भी देख लेते हैं। उत्सर्जी अंग प्रोटोनेफ्रिडिया ज्वाला कोशिकाएं। उदाहरण किसमें पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिंथिस, रेटिफर्स, सेफेलोकॉडेट और एनेलिडा में। नेफ्रिडिया किसमें मिलते हैं, एनेलिडा जैसे केचुए में। मेलपिगी नलिकाएं किसमें मिलती हैं, कॉकरोच में, बताया था आर्थ्रोपोडा जब पढ़ाया था। हरित ग्रंथियां या एंटीनल ग्रेन का मिलती है, क्रस्टेसिया, झींगा में। और वृक्क किसमें मिलते हैं, सभी वर्टिब्रेट्स में। क्या मिलते हैं, किडनी मिलती है। तो ये किडनी कहाँ पर बात, ह्यूमन में, मानव में उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे आप तो मानव में पढ़ना है तो वहां पर क्या होती है, किडनी होती है। तो मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। एक जोड़ी तो क्या होती है, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, 1 यहाँ पर यूरेटर, देन क्या है, मूत्र मार्ग। तो यहाँ पर 1 पेयर ऑफ किडनी, ये रही 2 किडनियां, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, ये निकल कर आ रही है इससे। देन यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, यूरिथ्रा, जहां से यूरिन बाहर निकलता है। पोजीशन की बात करते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ये डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर इसमें इंफीरियर वीना कावा आती है और क्या आती है, डोर्सल एरोटा। डोर्सल एरोटा यहाँ पर जो लाती है वो कौन सा होता है, ले जाती है यहाँ से प्योर ब्लड ले जाती है और इम्प्योर ब्लड लेकर आती है कौन, यहाँ पर इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा में कौन सा ब्लड होता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड किसमें होता है, डोर्सल एरोटा में। जब यहाँ पर ब्लड आता है वो वापस क्या होता है, यहाँ पर छनकर फिल्टर होकर चला जाता है। तो यहाँ ये किडनी है,
क्या है बेटा, ये किडनी, और किडनी से जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ लाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ निकाल दिए जाते हैं, यूरेथ्रा में। अब ये बैक साइड पर दिखाई हुई है डोर्सल सरफेस, ये वाली हमारी कौन सी होती है, डोर्सल सरफेस, और ये कौन सी होती है, वेंट्रल सरफेस है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है किसकी, किडनी की। ट्रांसफर सेक्शन की बात करेंगे, ये रही रीनल आर्टरी और रीनल वेन और रीनल पेल्विस और ये यूरेटर। देखिए अब एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते हैं। मानव में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रनलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय तथा तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। अंतिम तो वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की तीसरी अवतल, वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। कौन सी वाली बेटा, ये होती है हाइलम। इससे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार का रचना होती है। हाइलम के भीतर की ओर कीप के आकार की संरचना होती है, जैसे कीप होती है ना इस तरह की, ये कीप के आकार की क्या होती है, संरचना होती है, जिसे वृक्कीय श्रेणी या पेल्विस कहा जाता है। तो ये रहा पेल्विस, ये रहा, ये कीप के आकार के स्ट्रक्चर की क्या है, पेल्विस, तथा इससे निकलने वाले प्रोजेक्शन को कैलिक्स कहा जाता है। ये रहे प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, ये प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है, कैप्सूल होता है। बाहरी सतह पर क्या होता है, कैप्सूल होता है। यह दो भागों में बटा होता है, बाहरी बलकुट और भीतरी मेडुला। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है कॉर्टेक्स और अंदर वाला क्या होता है, मेडुला होता है। मध्यांश का कुछ शंक्वाकार पिरामिड मध्यांश में बटा होता है जो कि चक्षुओं में फैले होते हैं। कहाँ फैले होते हैं, ये अंदर की ओर, ये पिरामिड है। ये कहाँ है भाई बेटा, ये है पिरामिड, इसमें पिरामिड होते हैं। बलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिसे बर्टिनी स्तंभ या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। ये वाला स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये स्पेस होता है बीच में जिसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं वृक्काणु नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो कि क्रियात्मक इकाई हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है ग्लोमेरुलस जिसे गुच्छ बोलते हैं, और एक होती है वृक्क नलिका। ग्लोमेरुलस और गुच्छ, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर, ये रहा ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन और ये वाली क्या है, नलिका। गुच्छ वृक्कीय धमनी की शाखाएं अभिवाही से बनी है, कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। देखो यहाँ पर बोमन कैप्सूल में क्या होती है, एफेरेंट आर्टरीज और इफेरेंट आर्टरीज दोनों मिलती हैं। ये इस तरह की संरचना होती है उसमें। ये वाला अभिवाही धमनी इस तरह से फैलती है और निकलती है अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी क्या होती है, चौड़ी, और जाने वाली अपवाही क्या होती है, सक्रिय होती है, उसका एरिया कम होता है। एक गुच्छ है ग्लोमेरुलस में रक्त अपवाही धमनिका के द्वारा लाया जाता है। ग्लोमेरुलस में जो रक्त है, क्या बोल रहा है, ग्लोमेरुलस से, अब ग्लोमेरुलस से जो रक्त निकलेगा उसे अपवाही धमनिका के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। अभिवाही क्या करती है, रक्त को लेकर आती है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालीनुमा बोमन संपुट से प्रारंभ होती है। ये रहा, यहां से यहां तक का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं बोमन संपुट। ये निकल रही है हमारी वृक्क नलिका, इस तरह से ये वृक्क नलिका है। गुच्छ बोमन संपुट मिलकर मेलपिगी इकाई बनाते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकते हैं। ग्लोमेरुलस एंड यहां पर बोमन कैप्सूल मिलकर क्या बनाता है, मेलपिगी इकाई बनाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये पूछ सकते हैं। क्या बनाता है बेटा, मेलपिगी इकाई, किससे मिलकर बना होता है, ये पूछ सकते हैं। मेलपिगी इकाई या वृक्कीय कणिका, क्या बोलते हैं इसे, वृक्क कणिका या कार्पस से बने होते हैं। बोमन संपुट में एक अति कुंडलित समीपस्थ नलिका जिसे पीसीटी बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो होता है इसे बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं इसे, समीपस्थ नलिका जिसे पीसीटी बोलते हैं। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप होता है। ये स्ट्रक्चर होती है हेनले लूप, इस तरह से।
फिर ये किसमें जाता है, डीसीटी में, दूरस्थ कंडित नलिका, जिसे आरोही या अवरोही भुजा भी कहते हैं। जो यहाँ हेनले लूप होता है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये नीचे वाला क्या है भाई, ये है डिसेंडिंग, ये वाला क्या है असेंडिंग, ये है ये लिखा हुआ इसमें आरोही, और इधर वाली लिखी हुई है क्या, अवरोही। इधर वाली कौन सी है, अवरोही, इधर वाली कौन सी है, आरोही। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका दूरस्थ संवालित नलिका निकलती है। तो बेटा इसमें लेबलिंग गलत की ही, इसमें लेबलिंग गलत की हुई है। ये वाली जो आ रही है ये तो है अवरोही, जो जा रही है वो है क्या, आरोही। जो यहां बोल रहा है कि आरोही व अवरोही भुजा है, आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका निकलती है जिसे है डीसीटी बोलते हैं। तो ये आरोही से निकलती है, इसे बोलते हैं डीसीटी। अवरोही नीचे आ रही है और आरोही ऊपर जा रही है। अनेक वृक्काणु की दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड में गुजरती हुई वृक्कीय श्रेणी में खुलती हैं। कहां खुलती हैं ये, कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। कलेक्टिंग डक्ट होता है इन सबका। वृक्काणु की वृक्क कणिका, समीपस्थ नलिका और दूरस्थ नलिका आदि वृक्क के बलकुट भागों में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होता है। तो हमने यहां बताया किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो यहां पर हेनले लूप किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, मेडुला में प्रेजेंट होता है हेनले लूप। इधर देखना, ये रहा, यहां इन्होंने डायग्राम नहीं दिया। मैं बताऊं आपको, इस तरह से होता है। इधर देखना, ये हम किडनी बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास में यहां पर इस तरह से इसमें क्या होते हैं, यहां पर हमारे पास में पिरामिड होते हैं। ये पिरामिड है, ये पिरामिड, पिरामिड। अब हमारे पास में दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। एक नेफ्रॉन जिसका पोर्शन बस इतना सा है, ये हेनले लूप यहीं तक है। एक जिसका हेनले लूप कहां तक होता है, बिल्कुल अंदर तक यहां पर होता है, ये वाला हेनले लूप यहां पर है। तो दो तरह के हमारे पास में क्या हो गए, नेफ्रॉन हो गए। एक नेफ्रॉन तो ये वाला, और दूसरा नेफ्रॉन कौन सा, ये वाला। तो ये यही बोल रहे हैं कि दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। देखिए, जबकि हेनले लूप कहां होता है, मध्यांश में स्थित होता है, मेडुला में। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत लंबे, बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। मैक्सिमम जो नेफ्रॉन होते हैं ना, उनके हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं। ऐसे वृक्काणु को वल्कुटीय वृक्कक कहते हैं। मतलब हमारे पास में दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक तो होता है कौन सा, जस्ट्रामेडुलरी, कौन सा, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिनका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना, जैसे कि हेनले लूप कॉर्टेक्स में होता है, तो उसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और एक जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जिसका हेनले लूप क्या होता है, बहुत लंबा होता है। ये इनका हेनले लूप लंबा होता है और मेडुला में जाता है। तो यहां पर ये यही बोल रहे हैं हमारे पास में। देखिए इधर, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कुछ कॉर्टिकल नेफ्रॉन के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये कम होते हैं और कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनी का वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती हैं, जिसे परिनलिका केशिका जाल कहते हैं। और इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म नलिका हेनले लूप के समांतर चलती है और यू आकार की संरचना बनाती हैं, जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, परिनलिका केशिका जाल कहते हैं। तो ये भी याद रखना, परिनलिका केशिका जाल क्या बनता है, परिनालिका केशिका जाल, और एक वासा रेक्टा बनता है। वासा रेक्टा क्या है, ब्लड जो अपवाही धमनी है जो निकल रही है वो समीपस्थ नलिका के चारों ओर और हेनले लूप के चारों तरफ लिपट जाती है, तो वासा रेक्टा बनाती है। वल्कुटीय
वल्कुटीय वृक्काणु में वसा रेक्टा या तो अनुपस्थित होती है या अत्यधिक हासित होती है। जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात कर रहा है उसमें कहां से वासा रेक्टा होगी, क्योंकि उसकी साइज ही बहुत छोटी है, तो वासा रेक्टा किसके पास होती है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के पास में होती है। तो हमारे पास में दो नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है 85%, जस्टा मेडुलरी कितना होता है 15%। मेलपिगी कणिकाएं वृक्क सतह से निकट स्थित होती हैं यहाँ पर, और मेलपिगी काएं बॉमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों मिलाकर बोलते हैं मेलपिगी काएं कॉर्टेक्स मेडुला की संधि पर स्थित होते हैं। इनके हेलने लूप मुख्यतः कॉर्टेक्स तक ही सीमित होते हैं तथा इनके एक छोटा सा भाग मेडुला में जाता है, और इनका बहुत लंबा होता है तो मेडुला में गहराई तक डूबे हुए रहते हैं। परिनालिका केशिका जाल उपस्थित होता है, परिनालिका केशिका जाल सुविकसित नहीं होता। वासा रेक्टा क्या होती है, एब्सेंट, एंड वासा रेक्टा क्या होती है, प्रेजेंट। तो यहां पर हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन की संरचना और नेफ्रॉन की प्रेजेंस किसमें, किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट में, कॉर्टेक्स और मेडुला वाले पोर्शन में। दो टाइप के नेफ्रॉन हो गए हैं, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% के आसपास होते हैं और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। किसका हेलेन लूप लंबा होता है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लंबा होता है भाई, और उसमें क्या बनेगी हमारी वासा रेक्टा होती है। अब मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 पार्ट में कंप्लीट होता है। जब वो ब्लड आता है किससे, अववाही धमनी से, तो वहां पर हमारे पास में 3 वो जो ब्लड है वो 3 प्रोसेस करेगा। एक तो करेगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं परानिसंदन, चयनात्मक पुनरावशोषण जिसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड होता है सीक्रेशन जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन, स्रवण। मूत्र के निर्माण में प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। केशिका गुच्छ किसके द्वारा, मतलब ग्लोमेरुलस बॉमन सब कैप्सूल के द्वारा, जिससे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसत 1100 या 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त निस्यंदित किया जाता है 1 मिनट में। याद रखना 1 मिनट में किडनी के द्वारा औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त निस्यंदित किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। और गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदित करता है। ये 3 परतें कौन कौन सी हैं, देखिए डायग्राम में भी ये 3 परतें हमारे पास में होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है एपिथेलियम, एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक होती है एंडोथेलियम। तो ये कहाँ कहाँ है, ये इसके अंदर होती है हमारी बॉमन कैप्सूल के अंदर। ये है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, इसमें इस तरह की मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एक तो एपिथेलियम है एंड एंडोथेलियम है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। किसके, जब हम ग्लोमेरुलस, ये कौन सी आ रही है हमारे पास में, ये अभिवाही धमनी आ रही है। अभिवाही धमनी में छोटी छोटी क्या होती हैं, ये पोडोसाइट सेल्स होती हैं, ये पोडोसाइट सेल्स होती हैं कुछ यहाँ पे, और फिल्ट्रेट सॉल्यूशन के लिए सिट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इनमें से क्या होता है, ब्लड छनता है, और ब्लड में कौन सी चीजें छनती हैं, इसमें प्रोटीन नहीं छनता, देखना यहाँ पर बात करते हैं। ये 3 परतें गुच्छ की रक्त केशिकाओं की आंतरिक उपकला, बॉमन संपुट की उपकला तथा इन दोनों की परतों के बीच पाई जाने वाली अदर झिल्ली बॉमन कैप्सूल की उपकला, जिसे हम कोशिकाएं पोडोसाइट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई, यहाँ पर पोडोसाइट कहलाती हैं। बॉमन कैप्सूल की उपकला कोशिकाएं पोडोसाइट कहलाती हैं। याद रखना, जो विशेष प्रकार की से विन्यासित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं, और इन्हीं से निस्यंद खांच या खांच छिद्र, स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, और इसलिए इसे परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या नहीं छनता, इसमें प्रोटीन नहीं छनता, बाकी सब छन जाता है। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन कहलाती है। यदि टाइम के अकॉर्डिंग कर देंगे इसको, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को यदि 1 मिनट के अंदर नोट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि अब हमने टाइम लगा दिया। और एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन
GFR किया जाता है। कितना किया जाता है बेटा? 125 प्रति लीटर, 125 मिलीलीटर प्रति मिनट, और एक दिन में कितना? 180 लीटर प्रतिदिन, याद रखना। गुच्छिया निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है? गुच्छीय आसंदन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवालित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। तो यहां पर ये मैकेनिज्म बता रहे हैं किससे बनती है। गुच्छीय निस्यंदन दर में गिरावट इन आसान गुच्छ कोशिकाओं के रेनिन के स्रवण के सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन की दर को पुनः सामान्य कर देती हैं। यहां पर इस तरह की अरेंजमेंट होती है किसकी? वासा रेक्टा की जो वापस से अरेंजमेंट आता है। तो यहां पर कुछ सेल्स होती हैं, वो रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और ये रेनिन हार्मोन उनमें किसमें? ब्लड वाली जो आर्टरीज और वेन है उसमें काम करता है। क्या करता है? ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और कम करता है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन, किसकी बात कर रहा है कि प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन आयतन 180 लीटर प्रतिदिन होता है, कि उत्सर्जित मात्रा 1.5 लीटर, बन कितना, निस्यंदन कितना हो रहा है? ओनली हो रहा है 180 लीटर, मूत्र बन रहा है कितना? 1.5 लीटर की तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंदन को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, और इसे क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण। देखो, जब बॉमन कैप्सूल या मैलपेकिकाय में जो ब्लड छना, एक दिन में छना 180 लीटर, कितना छना बेटा? 180 लीटर। अब ये जाएगा कहां पर? पीसीटी, हेलने लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ। तो इसके आसपास नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या है हमारे पास में? आर्टरीज, और आर्टरीज हैं जो वासा रेक्टा बनाए हुए हैं। तो ये ब्लड में वापस से जाएंगे। ये सब चीजें कहां जाएंगी बेटा? ब्लड में वापस जाएंगे। तो जो 180 लीटर जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ है, और उसमें से यदि नेफ्रॉन के लिए यूरिन बनाना है दिन भर में, तो वो 1.5 लीटर ही बनाएंगे। तो मतलब ये बोल रहा है कि 99% जो फिल्टर हुआ था उसका वापस से क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनका एब्जॉर्प्शन होगा, ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? तो हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। यह कार्य वृक्क नलिकाओं की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। किसी किसी को लेना, किसी आयन को लेना है तो वो पैसिवली आ जाएगा, और किसी आयन को लेना है तो वो एक्टिवली आएगा। उदाहरणार्थ निस्यंद पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं। अंडरलाइन करो कौन कौन से? जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी अपशिष्ट निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट निष्क्रिय रूप से, याद रखना, नाइट्रोजन निष्क्रिय। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग कौन सा? पीसीटी वाला। जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा होता है, और मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंदन में पोटेशियम प्लस, H+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। कहां करती हैं? उसमें नेफ्रॉन में करती हैं, स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्त्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है। नलिकाकार स्त्रवण मतलब हमने पढ़ा था 3 स्टेज, उसमें से एक स्त्रवण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल सार संतुलन को बनाए रखता है। कौन सा प्रोसेस? सिक्रेशन। अब देखो, ये यहां से यहां तक का पोर्शन अपना पीसीटी है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसमें से ये यहां से बाइकार्बोनेट बाहर निकल रहा है, सोडियम बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, पोषक तत्व बाहर निकल रहे हैं, पोटेशियम बाहर निकल रहे हैं, और वापस अंदर क्या जा रहे हैं? अमोनिया और H+ इसके अंदर जा रहे हैं। अब नीचे नीचे आते हैं, जैसे ये हेलने लूप की अवरोही भुजा है, तो यहां से पानी बाहर निकलता है, वाटर क्या होता है? बाहर निकलता है। इस तरह से जब नीचे से वापस से हेलने लूप से कौन सी वाली भुजा होगी? ये थी डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग में यहां जाते हैं तो ये किसके लिए परमेबल होती है? NaCl के लिए। ये वाली किसके लिए परमेबल है? वाटर के लिए।
तो हेनले ने पास की अवरोही भुजा का पतला खंड ये NaCl को बाहर डाल रहा है। अब इसमें क्या होते हैं, यूरिया को अंदर डाल दिया जाता है, यहां से यूरिया निकलती है तो यूरिया को अंदर डाल दिया जाता है और जल को भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब DCT में बात कर रहे हैं तो NaCl बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है, बाइकार्बोनेट बाहर निकलते हैं, पोटेशियम और H+ आयनों को अंदर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये पोर्शन याद रखना डायग्राम के थ्रू। नॉर्मली ये याद रखना कि H+ और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो H+ है और ये अमोनिया है इसको तो कहाँ डाला जाता है, अंदर की ओर डाला जाता है, और पोटेशियम और H+ को भी कहाँ डाला जाता है, अंदर। बाकी ये सब कहाँ निकाल दी जाती है, वापस से वासा रेक्टा के थ्रू ब्लड में पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए तो हम बोलते हैं कि 99% वापस से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। 180 लीटर में से ओनली 1.5 लीटर ही क्या बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर यदि हमने बात करें तो हमने 3 स्टेप पढ़े, कौन कौन से। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में पर्यानिसंदन, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, और यदि प्रति मिनट में निकाला जाए तो GFR हो जाएगा। चयनात्मक पुनरावशोषण, मतलब वापस से रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा। एंड सिक्रेशन, जो मटेरियल काम के नहीं है उनको वापस से DCT में डाला जाएगा। तो यहां तक ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसमें। जो भी डाउट आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।